राधे राधे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज आप लोगों का फंडामेंटल का ये दूसरा क्लास है। और आप लोग पहले क्लास में हमको उम्मीद है कि सारे बच्चे जो भी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, ये मेरा जो दूसरा लेक्चर फंडामेंटल का आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे पहला लेक्चर देख चुके होंगे। अर्थात मैंने फंडामेंटल का नंबर सिस्टम्स का वीडियो बनाया था इसके पहले। और पहली बार यदि कोई भी बच्चा अगर इसको देख रहा है तो पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम को देख लीजिएगा, ताकि नंबर सिस्टम पर अगर कमांड होगा तभी मैथ जा करके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, 5 गो टॉपिक पर बात करूँगा मैं। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्या के गुण के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, अर्थात सम एक्टिविटीज़ के बारे में, अर्थात गणितीय कुछ संक्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो क्रियाकलाप है मैथ के लिए, उस पर बात करेंगे। घाती कुछ अलजेब्रा के अर्थात बीज गणित के जो फार्मूला है, जो जूनियर के भी बच्चों की ज़रूरत है, सीनियर की भी ज़रूरत है, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी ये ज़रूरत है। तो ये वीडियो आज का जो होने वाला है वह जूनियर का सेशन का बच्चा हो या सीनियर क्लास का हो, 12 के लिए तो है ही, और कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा उसके लिए भी। और आप लोगों का चौथा जो टॉपिक होगा घातांक और करनी के नियम, और पांचवा जो टॉपिक होगा वह अंतराल के बारे में। तो आज 5 टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। और मेरे समझ से जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली इसको ध्यान पूर्वक से देख लेंगे और इसको स्मरण करके रखेंगे। ये आपको हर एक फील्ड में है, एजुकेशन का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं अपने लिए ये बातें बोल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे अभी ये चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभी जस्ट पहले कुछ ही दिन पहले आया हूँ, तो उसके लिए मैं बता दूं कि लंबे समय से ऑफलाइन पढ़ाने के बावजूद अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका हूं। और जितने भी बच्चे मुझसे मुझे प्यार और दुलार जिन्होंने दिया है मुझे ऑफलाइन में, उन लोगों का बहुत बड़ा डिमांड रहता था कि भैया आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आते तो बहुत ही हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। तो मैं अपने लिए खास करके कह रहा हूँ कि कहा जाता है ना कि हौसले रास्ते भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी है और मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज का सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा, 5 टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ। पांचों टॉपिक को मैं एक कोशिश करूँगा एक एक करके, ताकि एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वास्तविक संख्या का गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। पहला, क्रम विनिमय का नियम। और क्रम विनिमय का नियम यानी कि आपको शब्द से ही मालूम चलता होगा कि क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम मतलब क्रमों का विनियम, विनिमय। तो क्रम, क्रम मतलब होता क्या है, यानी पोजीशन, स्थान। तो यानी कि हम लोग इसमें दो रियल नंबर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो रियल नंबर्स है, यदि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो पहला नियम, ए और बी को जोड़िए या बी प्लस ए को जोड़िएगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ोगे, इसके मान में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। और मैथ क्या कहती है कि तुम कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करो, कोई भी क्रिया लगाओ, लेकिन मेरे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैथ का एक ही फंडा है, आपको दिमाग में रखना है कि मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिमाग लगाऊं, लेकिन उसके मान में कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह कहता है कि तुम अप्लाई कर लो।
तो यानी क्रम विनिमय माने क्रमों का विन्यास, क्रम माने पोजीशन, विन्यास मतलब सजावट, यानी क्रमों को अदला बदली करने के बाद भी इसके मान में परिवर्तन नहीं होती है, तो कहेंगे कि ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। दूसरा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब आपको इसको समझाने के लिए कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे इधर। जैसे अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं कि जैसे 2 प्लस अगर जोड़ते हैं 3 या 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये दोनों ही स्थिति में क्या आएगा, 5 आएगा, अर्थात क्रम के आदला बदली करके जोड़ने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सेम इसी तरह से अगर इसको गुणा के रूप में भी लिखोगे, 2 को 3 से गुणा करो, यानी 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ो या 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ो, इसके मान हमेशा कितने आएंगे, 6 आएंगे। लेकिन वास्तव में ये सजावट के रूप में माने सजावट के रूप में अलग तो है, और इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर देखिएगा तो इसका अर्थ भी अलग अलग हुआ। इसका अर्थ हुआ कि 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं सॉरी 3 प्लस 3, यानी कि 2 व्यक्ति को 3-3 रुपया दिया गया। इसका अर्थ हुआ कि 2 प्लस 2 प्लस 2। वास्तव में तो देखिए हमारे सजाने का और इसका करने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों ही कंडीशन में मेरा खर्च कितना होगा, 6 रुपया। तो मैथ कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मेरे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति बोले कि क्रम विनिमय का नियम किस पर लागू होता है, तो यानी कि मैथ में मुख्य रूप से 4 ही गो ऑपरेशन आपको दिखाई देगा, यानी अंक गणित में जोड़, घटाव, गुणा और भाग है। तो क्रम विनिमय का नियम जोड़ और गुणा पर लागू होती है, लेकिन घटाव और भागा पर लागू नहीं होती है। अगर इसी को 2 प्लस 3 है और 2 माइनस 3 करते 3 माइनस 2, तो दोनों के मान तो बराबर आते लेकिन चिन्ह क्या होता है, अलग अलग, एगो प्लस 1 आता है, एगो माइनस 1 आता है। उसी तरह से 2 भागा 3 और 3 भागा 2 ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि सर क्रम विनिमय के नियम जोड़ तथा गुणा जो है क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है, परंतु भाग तथा घटाव क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। अगला साहचर्य का नियम। तो साहचर्य मतलब एसोसिएटिव लॉ, नहीं कहता है कि एक दूसरे को एसोसिएट कर दो। तो इसके लिए 3 गो नियम, यदि हमारे पास ए, बी और सी 3 रियल नंबर्स हैं माने वास्तविक संख्या है, तो साहचर्य का नियम क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी, माने बी और सी को ऐड करके ए के साथ जोड़ो, या ए प्लस बी को जोड़ करके इसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ जोड़ो। इसके मान में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, और इस प्रकार के सजावट को, इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य का नियम कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आपके पास कोई कहे कि 2 प्लस 3 प्लस 5, दुनिया में कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा जन्म लिया है जो तीनों को एक साथ जोड़ दे, एक ही बार में कभी नहीं होगा। तो कहेगा कि सर जोड़ नहीं देंगे, इतना आपको लग रहा है कि एक बार में नहीं जोड़ेंगे, एक बार में जोड़ देंगे, कैसे, तो मन में जोड़ेगा, कहेगा कि सर ये तो 10 होगा। तो हम उससे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कैसे 10 हो गया, तो कहेगा कि देखिए इसको और इसको जोड़िए तो कितना हो गया 5, आप प्लस 5 मिल के कितना हो गया 10 हो गया। तो कहाँ आप एक ही बार में जोड़ दिए, तो कोई आएगा तो इधर से कहेगा कि 3 या 5, 8 और 8 और 2 कितना हो गया 10। अब कुछ हमारे तो बहादुर ऐसे भी है ना कि 2 प्लस 3 प्लस 5, कहेगा कि 2 और 5 7, और 7 में 3 जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िएगा 7 प्लस 3 10। तो कहता है कि भाई आप तो ये सभी रूल्स फिक्स हैं, लेकिन ये कह रहा है
कि अगर आप 2 + 3 + 5 को जोड़िएगा तो यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाइएगा, यानी इसको और इसको जोड़िएगा, या आप 2 में इसको उधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आइएगा, 3 + 5 को जोड़िएगा। ये दोनों ही कंडीशन में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपसे कोई बंदा पूछे कि बताओ कि ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, तो आपको बताना है कि सर साहचर्य के नियम को पालन कर रहा है। इसी तरह से गुणा भी जो है साहचर्य के नियम को पालन करता है। ए बी इंटू सी, इसका अर्थ हुआ कि बी और सी को गुणा कीजिए, जो उसका रिजल्ट आएगा उसके साथ ए को कीजिए, या ए को बी के साथ गुणा कर लीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ गुणा कीजिए। इसके मान में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट ये था पहला क्रम विनिमय, दूसरा साहचर्य। और बहुत ज़्यादा आपके 12 क्लास के जो रिलेशन फंक्शन है उसमें एक बाइनरी शब्द आएगा, उस बाइनरी में आप लोगों का केवल यूज है, यानी कि क्रम विनिमय, साहचर्य, जो आगे है वितरण का नियम या बंटन का नियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये तो क्लियर कह रहा है, वितरण, वितरण माने बांटना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। किसी को कोई दिक्कत? तो इस शब्द में कहीं तो दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर जिसे कोई आदमी कहता है कि हमारे पास ए, बी और सी ये 3 प्रकार के रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स हैं। और ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको लिखा जा सकता है। इसका अर्थ हुआ बोडमास के रूल के अनुसार पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यानी कि इसी चीज़ को ऐसे ना करके आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करके ब्रैकेट तोड़ लीजिए। तो ए को बी से गुणा करेंगे तो ए गुणा बी, यहाँ बीच में क्या है प्लस, फिर ए गुणा सी, ऐसे। इसी तरह से ये तो जोड़ के लिए था, गुणा के घटाव के लिए भी ए इंटू बी माइनस सी है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी। सर इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के रूप में ही हम लोग यहाँ ले लें, जैसे मान लीजिए 2 गुणा 3 + 5, या ऐसे सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए 2 गुणा 3 या 5, 8, 8 दूनी का 16, क्या हो जाएगा 16। अब इसी चीज़ को, ये तो लेफ्ट हो गया, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, दूती हैं माने 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, तो 3 दूनी का 6 और प्लस 5 दूनी का 10 बराबर कितना 16। ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसी तरह से अगर इसको घटाव के रूप में भी करोगे तो ये कह रहा है कि आपको ऐसे सुविधा हो तो ऐसे कीजिए, या आप ऐसे अपने गोल के अनुसार आप जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उन सभी चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो यानी कि इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? वितरण का नियम कहते हैं, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये नियम क्या है? वितरण का नियम है। कौन सा नियम है? वितरण का नियम है। हो गया। अब ये नेक्स्ट काट के नियम। काट का नियम का मतलब क्या होगा? जिसे यहां पर पहला हम लिख लिए, यदि a + b, जहां a और b कोई ना कोई नंबर्स है, रियल नंबर्स, और b + c, तो जब दोनों में देखिए 2 व्यंजक हैं, इस व्यंजक में b और ये b दोनों इक्वल हैं, तो इसको काट देंगे तो हम लोग को बचेगा क्या? a बराबर c। तो यानी कि आप ध्यान रखोगे कि लेफ्ट और राइट में 2 व्यंजक हो और दोनों में कोई पद आपस में समान हो।
समान के साथ साथ इस भी देखना है कि उसके पहले का चिन्ह इक्वल है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इस रूल को क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन लॉ। इसी तरह से गुणा के रूप में भी यदि a इंटू बी इक्वल b इंटू सी है, तो देखिए दो नंबर्स गुणा के रूप में हो, लेफ्ट में, इधर भी राइट में भी दो नंबर्स गुणा के रूप में हो, और इधर दोनों में b भी क्या है, इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a इक्वल कितना, c। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कैंसिलेशन। ये तो ऑपरेशन आप लोग पहले से भी करते आए हैं, तो इसको हम लोग फास्ट करेंगे, यूज करेंगे, अप्लाई। अब आता है योज प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है भाई, यानी योज प्रतिलोम माने एडिशन के रूप में, यानी जोड़ के रूप में उल्टा प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, इसके शब्द में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो यानी कि कह रहा है जब दो संख्याओं का योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, दो संख्याओं का योग क्या हो जाए बाबू, शून्य हो जाए, दो संख्याओं का योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो एक संख्या दूसरी संख्या का क्या कहलाएगा, योज प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम। जैसे में अब इस चीज को हम समझाने के लिए क्या करेंगे, अर्थात ए में क्या जोड़ें ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो आप ही सोच सकते हैं कि 10 में उसका उल्टा जोड़ेंगे तभी ना वह 0 आएगा। तो ए में -a को जोड़ेंगे, क्योंकि लिखा हुआ क्या, जब दो संख्याओं का, तो यानी कि एक हो गया a और दूसरा हो गया -a, को जोड़ने पर इसका वैल्यू कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो एक संख्या दूसरी संख्या का क्या कहलाता है, योज प्रतिलोम, अर्थात a माइनस, इसी को ना लिखते हैं आप लोग ऐसे 0। तो हम कह सकते हैं अतः a का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इसी को कोई कह दे कि सर -a का योज प्रतिलोम क्या है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज कितना हो जाएगा, -a। लेकिन इसी बात को कहा जाए कि -a का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो a हो जाएगा। 2 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो 2 का योज प्रतिलोम -2 होगा। 1/2 का योज प्रतिलोम कितना होगा, -1/2 होगा। -3/2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि +3/2 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर्स होगा और उसका योज प्रतिलोम पूछा जाए तो उसमें माइनस लगा देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, यानी कि योज प्रतिलोम मतलब जोड़ घटाव के रूप में, अगर प्लस में है तो उसी का वैल्यू माइनस में बोलेंगे, अगर माइनस में है तो उसी का वैल्यू किस में बोलेंगे, प्लस में। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा योज प्रतिलोम। नेक्स्ट गुणोत्तर गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कहते हैं ना कि 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या कहते हैं 1/2, अर्थात 2 का गुणोत्तर प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आप कहते हो 1/2। 3/5 का क्या होगा, तो यानी 5/3 हो जाएगा। माने सीधा सीधी भोजपुरी में कहो ना कि जैसे मैं खड़ा हूँ, गोड़ ऊपर और मुड़ी नीचे, माने अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। क्योंकि दुनिया में 2 ही प्रकार का उल्टा इस तरह से जनरली भी है। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे हाथ करके, तो यानी कि ऐसे साइड में ऐसे भी घूम जाओ तो ये एक उल्टा हो गया, इसको पार्श्व प्रतिलोम कहेंगे। इसी को यूज पर प्लस माइनस के रूप में। एगो ऐसे था, अब मुड़ी नीचे और गोड़ क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अंश को हर और हर को अंश बना दो तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। और आप भी जानते हैं कि कोई भी संख्या तथा उस संख्या के गुणोत्तर प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी नंबर्स और उसी नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यानी रेसिप्रोकल को गुणा किया जाएगा तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा।
तो वही लिखा हुआ है, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाए, एक हो जाए, तो एक संख्या को दूसरी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, अर्थात व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे में कोई कहता है कि ए एक वास्तविक परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या के इसके नीचे कितना 1 है, तो इसका गुणोत्तर प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/। क्यों सर, चूंकि इसके नीचे 1 है तब नहीं गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं, तब कहेंगे अतः ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/a। इसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कहे कोई कि जैसे सर 2/3 का व्युत्क्रम अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी को रेसिप्रोकल कहा जाए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाए, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप देखिए तो 2/3 है, उलट देंगे 3/2, इसका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला चलते हैं। अब ये था आप लोगों का रियल नंबर्स का प्रॉपर्टीज। अब हम अगला जो है आप लोगों को विभाज्यता का नियम, यानी विभाज्यता के नियम तो आप बचपन से पहले से जानते हैं। इसमें हम केवल अब 7 का भी विभाज्यता का नियम है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को केवल दिखलाने नहीं आए हैं कि ये भी होता है। विभाज्यता का नियम तो आपको 25-26 तक याद रखना चाहिए, लेकिन हम अभी केवल जो उसकी ज़रूरत है, जो आमतौर पर कॉमन चीज़ें हैं, उसके लिए हम लेकर के आए हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, हमको लगता है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इस चीज़ को फास्ट हम बता देंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम, माने 2 से कोई नंबर से विभाज्य कब होता है, जब उसके इकाई स्थान पर इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, तो वह संख्या माने 100 अंक का क्यों ना हो, लेकिन यूनिट प्लेस पर कितना हो, 2 अंक देते, 2 डिजिट दिखाई दे रहा है, यानी 2 अंक दिखाई दे रहा है, तो वह पूरी नंबर्स जो है 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, दी हुई संख्याओं में अंकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो कितने भी नंबर्स का हो, सभी संख्या अंकों को जोड़ेंगे और उसका योग जो है 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या जो है 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो यानी कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंतिम 2 अंक उस 100 अंक की संख्या क्यों ना हो, तो केवल लास्ट 2 अंक देखेंगे कि वह 4 से विभाज्य है कि नहीं, यानी वह 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, 4 के मल्टीपल करने पर उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वह सभी संख्याएं 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता का नियम तो बहुत आसान है, जिस संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो तब भी 5 हो तब भी, वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य। 6 से विभाज्य, पहला नंबर आप लोग 2 और 3 का चेक कर चुके हैं, तो जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और वही संख्या 3 से भी विभाज्य हो, अर्थात वह 6 से विभाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से। 7 से विभाज्यता का नियम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। 8 से विभाज्य, तो 8 से, जिसे 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक जो है 2 से विभाज्य 4 से विभाज्य हो, तो 8 से विभाज्यता के लिए किसी भी दी हुई संख्या के लास्ट माने इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस वाले अंक को लेकर के एक नंबर्स बना लेंगे और उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे। यदि वह 8 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य, जो 3 से विभाज्यता का नियम था, सेम उसी तरह से अंकों का योग
2 से विभाजित 9 से विभाजित हो, माने दी हुई संख्या के अंकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उसका योग जो है 9 के टेबल में आता है, तो वह संख्या जो है 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और 10 से तो इजी कोई संख्या ही नहीं होती विभाज्यता के, जिसके इकाई स्थान पर अर्थात अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह 10 से विभाज्य होगी। और 11 से विभाज्यता के नियम, दी हुई संख्या के सम अंकों का योग, माने संख्या दिया गया है तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा, नौवा स्थान पर जो अंक है उसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर दूसरा, चौथा, छठवा, आठवां वाले अंक को क्या करेंगे, स्थान वाले अंक को जोड़ेंगे, और दोनों जोड़ को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के बाद 0 या 11 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या जो है वह 0 या 11 से, सॉरी, वह संख्या जो है 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक संख्या मुझे दे दिया 2, 0, 3, 4, 5, 7, 2, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये संख्या जो है 2 से विभाज्य है, तो आपको ये पूरे 2 से भागा देंगे, इसमें नहीं, इधर इकाई यूनिट को, यूनिट प्लेस को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यानी कि 2 अगर है तो वह 2 से क्या है, माने इकाई अंक 2 से विभाज्य है, तो इकाई अंक का स्थान मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, इस 5 अंक में कोई भी अंक होगा तो वह 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो जो 2 से विभाज्य है तो वह क्या है, 2 से विभाजित होगी, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम, तो देखिए, यानी कि 2 आ 3 5, 5 आ 4 9, 9 5 14, 14 आ 7 21 आ 2 23, 23 3 के पहाड़ा में है, नहीं है, तो नहीं है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग एक ऐसे चेक करते हैं, 3 अब 5 4 9, 3 7 2 9, लेकिन ये 2 बच जा रहा है जो 3 से विभाज्य नहीं है। नहीं समझ में आया, देखिए 3 और 5 और 4 को जोड़िए 9, ये भी 3 से खत्म, 7 2 9, 9 ये भी खत्म, लेकिन 2 बच रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये 3 से विभाज्य नहीं है। उसी तरह से हम लोग के 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, कि यानी कि हम लोग ये 2 अंक देखेंगे, 2 अंक 72, तो 72 4 के पहाड़ा में आएगा, यानी 4 से विभाजित हुए, तो ये 4 से क्या है, विभाज्य है। 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये 5 से कभी विभाज्य नहीं होगा। अब 6 से, तो ये 2 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं है। और अब 8 से, तो यानी कि इस तीनों में, ये तीनों 572 में 8 से हम लोग भाग देंगे, और अगर 8 से ये विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरी संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य, तो यानी कि देखिए तो 5 4 9 और 7 2 9, 3 या 2 5 ही हो रहा है, अर्थात 9 से विभाज्य नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है वह 9 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जो 9 से विभाज्य नहीं होगी वह 3 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य वह 3 से विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है वह 9 से विभाज्य नहीं होगी। आगे आई होप, अब उसके बाद ये चीज़ था। अब 11 वाले, तो 11 वाले को क्या करेंगे, जिसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान और ये हो गया 7वां स्थान, यानी 7वां अंक है, तो 2 + 3 + 5 + 2, तो 7 3 10 2 12। अब 0 और 4 7 11, तो 0 + 4 + 7 11, इस दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ अगर 0 आता है या 11 से विभाज्य होता तो संख्या 11 से विभाज्य था, अदरवाइज 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये आप लोगों का ये दूसरा टॉपिक समाप्त। एक छोटा सा माने विभाज्यता का एक परिचय था,
डिविजिबिलिटी का। अगला, सामने आपको दिखाई देता होगा बीजगणित, और हमारे समझ से ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी बीजगणित के सारे फार्मूला को आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए एकदम। ये तो बच्चा बच्चा के जुबान पर पूरी फार्मूला होना चाहिए। तो चलते हम लोग इसके लिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो ये सारी फार्मूला हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर थी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर वाला टर्म्स तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका हम लोग यूज करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10वीं क्लास में। तीसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आप कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चौथा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बीज गणित का सबसे ज़्यादा यूजफुल, अभी तक जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको बहुत ज़्यादा यूज है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पांचवा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और आप लोग 12 क्लास और या 11th क्लास के जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सोचिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होगा, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, अर्थात हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यही फार्मूला होगा, लेकिन माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4ab। और ये दोनों के दोनों फार्मूला कंपटीशन के लिए और सीनियर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि कहीं भी हम इसका डायरेक्ट यूज करें और जो लंबा लंबा सिंप्लीफिकेशन है वह शॉर्ट हो जाए। अब इसके बाद 7वां, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। ये क्या हो गया आप लोगों के 7वां फार्मूला। 8वां फार्मूला A प्लस बी का होल क्यूब। इसके भी दो फार्मूला ए क्यू। आप लोग 11th क्लास में बाइनरी ऑपरेशन कर बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े होंगे। ए क्यू प्लस 3AA² बी प्लस 3AB² प्लस बी क्यू। लेकिन हम लोग जूनियर सेशन में इसको कैसे याद करवाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। इस तरह से हम लोग आसानी से जूनियर क्लास में याद रखते हैं इसको। अगला कहाँ तक बना है, 8वां है। 9 नंबर ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यू माइनस 3A² बी प्लस 3AB² माइनस बी क्यू। या हम लोग जूनियर लेवल में इसको कैसे याद रखते थे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी। ये हो गया मेरा 9 नंबर को इथी फार्मूला। 10 ए क्यू प्लस बी क्यू। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी। या इसी का गुणनखंड फार्मूला मान निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे, 10th क्लास में इसको यूज करते थे। लेकिन इसी का गुणनखंड फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। और ये दोनों के दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। 11 नंबर फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3AB इंटू ए माइनस बी। या इसी का फैक्टर फार्मूला ए माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ये हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये फार्मूला हो गया। या इसी को हम लोग एक दूसरा फार्मूला से लिख सकते हैं। दूसरा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर। तब कोई व्यक्ति कह सकता है कि A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सर इसको तोड़ने पर इतना आ जाएगा, हाँ आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो A² माइनस 2AB प्लस B²
उसी तरह से इसको करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, इसको करोगे तो सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, 2 कॉमन, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। सेम इसी आधार पर इस फार्मूला को भी लिखा गया है। अब 14 नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ध्यान में रखिएगा, सी क्यू बराबर कितना होता है 3abc। याद ही नहीं रखना है, इसको अप्लाई करना है, यूज करना है। ये था आप लोगों का फार्मूला। तो यानी कि ये सारा चीज़ आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों का इसका तो बहुत ज़्यादा यूज है। अब हम 9th क्लास के कुछ फार्मूला के बारे में बता रहे हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में। जैसे ये स्पेशल हम 4 को लिख रहे हैं, सर्वसमीका जिसको कहते हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं, सर्वसमीका है फार्मूला के रूप में ही। और ये सारी की सारी सर्वसमीकाएं अर्थात आइडेंटिटीज जो हैं आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दूसरा फार्मूला एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। नेक्स्ट एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। चौथा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और हमारे समझ से ये सारी फार्मूला जो है आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये हो गया आप लोगों का तीसरा आज का टॉपिक। और चौथा घातांक के नियम, सॉरी कुछ घातांक के नियम से पहले हम बता दे रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़, सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटी अर्थात कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में क्या होगा, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 5 गो। और ये सारा चीज़ आप 11th क्लास में जो भी बच्चा जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा होगा वह भली भांति इसके बारे में, जिसमें नेंडो नेंडो शब्द लग जाए समझ जाओ कि वह एक अनुपातिक मान है। तो विलोमानुपात, इन्वर्टेंडो अर्थात इसी को लोग बोलते हैं प्रतिलोमानुपात। जैसे आप लोग इसका मतलब क्या हुआ विलोमानुपात में, यानी आपको कहीं a बट्टा b दिया गया है बराबर c बट्टा d, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोला विलोमानुपात। डायरेक्ट आप लोग बोलते हो ना जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, a बट्टा b बराबर c बट्टा d, तो हम लिख सकते हैं b बट्टा a बराबर d बट्टा में c। यदि मुझे कहीं भी अनुपात में दिया हुआ है a बट्टा b बराबर है c बट्टा d, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात b बट्टा a बराबर d बट्टा c। जैसे आप लोग कहते हो ना कि
एक्स बट्टा में 2 बराबर 3/4 ऐसे करते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या आप ऐसे भी, जैसे देखिए यहाँ एक्स का मान निकालना हो तो यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 4x बराबर कितना 6, तो x बराबर 6 बट्टा में कितना 4, यानी कि 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 3/2। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको उलट करके करे 2/x, तो इधर भी 4/3 करना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो बाबू 4x बट्टा बराबर क्या होगा 6 ही होगा। तो यानी कि कोई भी नंबर्स है तो हम तिरछा तिरछी ना गुणा करके अगर लेफ्ट को अंश को हर में बदलेंगे और तो राइट को भी अंश को क्या में किस में बदलना होगा, हर में। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, माने उल्टा किया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट अपने सिंप्लीफिकेशन में अपने क्वेश्चंस में इन्वर्टेंडो का यूज कर सकते हैं। अब आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो माने बारीनुपात या एकांतरानुपात। तो हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से बड़ा अच्छा से याद कर बता सकते हो। अल्टरनेंडो, अल्टरनेट मतलब तिरछा तिरछी, जो नीचे कोना कोनी जिसको बोलेंगे। तो यानी कि आपको कोई आदमी कह रहा है कि ऐसे अनुपात दिया हुआ है, A/B हमको दिया हुआ है C/D। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है। इस अनुपात को इतना लिखो तो, या A/ में यहाँ B को देखिए, यहाँ पर D जो कहते हो, इस C को हम यहाँ लेके आ जाए और B को यहाँ पर ले जाए, तो ये रूप बदला है लेकिन इसके मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना लिखा जा सकता है। कोई बच्चा कहेगा कि सर कोई जरूरी है कि फर्स्ट वाले के नीचे और माने लेफ्ट वाले के नीचे वाले, राइट वाले के ऊपर वाले? नहीं बाबू, अल्टरनेंडो का मतलब ये भी है कि या ऐसे ना लिख करके, अगर कोई कहता है कि सर हम बी वाला ज्यों कहते हैं और ऊपर सी वाला ज्यों के त्यों, डी को हम लोग अल्टरनेट इंटरचेंज करेंगे तो डी यहाँ आ गया और ये यहाँ पर हो गया, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान में रखोगे, इस अगर आपको दो अनुपातिक मान आपस में बराबर दिए गए हैं, अगर आपका जो रिजल्ट है इस दोनों को उलटने से प्राप्त हो रहा है, या अल्टरनेट तिरछा तिरछी चेंज कर लीजिए तब भी हो सकता है, या ऐसे तिरछा तिरछी चेंज करोगे तब भी आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही बात? अब नेक्स्ट ये हो गया अल्टरनेंडो। इसका तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप लोग। कंपोनेंडो मतलब देखिए योगा अनुपात। जैसे आपको अगर कोई आदमी कहे कि A/B दिया गया है, यदि A/B दिया हुआ है बराबर C/D, हो गया यहाँ तक। अब आप लोग बचपन से पढ़े हो कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो आप लोग कहते हो ना कि A/B + 1 बराबर C/D। यूक्लिड ने क्या बोला कि बराबर वस्तु में बराबर बराबर जोड़ा जाए या बराबर बराबर घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब दो अनुपात दिया गया है तो दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो बोलते हैं। तो यानी कि A+B बट्टा में B बराबर C+D बट्टा में D। इस प्रकार के नियम को, यानी कि सर हम लोग बीच वाले क्रिया को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट देखिए A/B है तो A+B/B और C+D/D के मान में देखिए रूप बदल रहा है लेकिन इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे अब एग्जाम्पल से समझाएंगे हम। 2/3 बराबर 4/6। ये बराबर है कि नहीं है? वास्तव में बराबर है ना बराबर? अरे भाई कटेगा तो 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6। आप देखिए तो 2 + 3 बट्टा में 3 बराबर 4 + 6 बट्टा में 6, पक्का बराबर आएगा। 5/3 तो 10/6। देखिए तो आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी इसको हल करने पर आ जा रहा है।
तो कह रहा है कि इसके रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन रूप में परिवर्तन होने के बाद जो ये बराबर का संबंध है खुद बराबर का संबंध रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग ये हो गया कंपोनेंडो। डिविडेंडो, ये योगानुपात, माने योग को माने एक एक जोड़ने के बाद भी इसका जो अनुपात आएगा बराबर आएगा। अब आता है अंतरानुपात, यानी कि डिविडेंडो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ए बट्टा बी और सी बट्टा क्या यहाँ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम लोग नियमानुसार घटाएंगे, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, रियल बात है। तो ए माइनस क्या आएगा, बी बट्टा में बी और सी माइनस डी बट्टा डी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये भी मैंने इस चीज़ को डायरेक्ट इतना लिखे, इसका रूप बदला है, लेकिन जो ये रिलेशन शो कर रहा है यहाँ भी वही रिलेशन को शो कर रहा है। लेकिन हम लोग जूनियर क्लास में अलग अलग करते थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वहाँ हम लोग करते थे, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते थे कि ये कौन सी क्रिया है। हम लोग यूक्लिड के 9th क्लास के यूक्लिड के दी हुई स्टेटमेंट के अनुसार काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए, हॉट तरीके से सोचेंगे, माने हायर ऑर्डर थिंकिंग के अनुसार सोचेंगे। अब योगांतर निष्पत्तियां, निष्पत्तियां मतलब अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता क्या है, अनुपात का मतलब कि दो एक जैसी वस्तुओं को आपस में क्या करना, तुलना करना। जहां भी आपको शब्द अनुपात मिले, रेशियो मिले, इसका अर्थ एक ही होता है, यानी कि दो एक जैसी वस्तुओं को आपस में क्या करना, तुलना करना। तो यानी निष्पत्तियां माने तुलना करना, योगांतर माने जोड़ और घटाव के रूप में। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ए बट्टा बी है और सी बट्टा डी है अनुपात के रूप में, इतना दिया गया है, तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार इस बात को कंपोनेंडो मतलब ए प्लस बी, डिविडेंडो ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, अंश में हर को एक बार जोड़ देंगे और हर के रूप में अंश में भी, अंश में से ही हर को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर लेफ्ट में जो क्रिया होती है वही क्रिया राइट में भी होती है, तो इसके मान में यानी रूप में बदलाव होगा, वैल्यू में भी बदलाव होगा, लेकिन यहाँ जो आपस में वैल्यू थी बराबर थी, तो यहाँ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी, ये आप लोगों का जो ऑपरेशन है वह क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब लेकिन इसको समझना कैसे है, उदाहरण के साथ। तो जिसे मान लीजिए कि 3 बट्टा क्या है, 4 है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि 6 बट्टा क्या है, 8 है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, तो यानी कि बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या होगा आप ही बताइए। अभी हम बताए ना कि 3 + 4, और 3 में ही 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे, बराबर 6 + 8 बटा में 6 - 8। और ये रिजल्ट उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा जो आपस में क्या होगी, बराबर। इसका वैल्यू बदल के आएगा, लेकिन आपस में क्या होगी, बराबर। तो 7 बट्टा -1, 14 बट्टा में -2। देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी कहता क्या है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक क्रिया है, इस क्रिया को अप्लाई कीजिएगा, उसका रूप भी बदलेगा, उसका वैल्यू भी दोनों तरफ बदलेगा, लेकिन बदलने के बाद जो ऊपर रिलेशन था वही चीज नीचे भी रिलेशन, मतलब यहाँ आपस में ये दोनों इक्वल थे, तो यहाँ भी आपस में क्या हुए, इक्वल है। तो ये आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करने के बाद इसके रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन आपस में पुनः क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोगों के कुछ एक्टिविटीज थी। अब जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा यूज होगी। अंक गणित में भी इसका यूज हुआ है,
घातांक के बारे में, करनी के बारे में। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, यदि ए एक वास्तविक संख्या हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ ध्यान रखोगे एक वास्तविक संख्या है और ये वास्तविक संख्या हमेशा जीरो से क्या होगी, बड़ी। सीधा सीधी कह सकते थे कि ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या, कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एवं एम और एन क्या हो, एक परिमेय संख्या है। तो घातांक के नियम क्या होगा, तो पहले हम घातांकीय रूप के बारे में बता रहे हैं। जिससे ए के पावर एम, इस पूरे रूप को हम लोग क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये कौन सी रूप है, तो इस रूप को कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, अर्थात घातांकीय क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांकीय रूप। अब इसमें जो आप इसको देख रहे हैं, ये ऊपर वाले को, इसी को हम लोग बोलते हैं घात। इसी को अंग्रेजी में घात को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। इसी पावर को कुछ लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। या इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और इस नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि नीचे वाले को बोलते हैं, इस नीचे वाले को आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो जब कोई संख्या जो है आधार और घात के रूप में हो तो इस पूरे रूप को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अर्थात घातांकीय रूप। अब कुछ नंबर्स हमारे जो है घात के रूप में दिए गए हो, जोड़ घटाव गुणा भागा के रूप में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कौन कौन से रूल से, सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। तो चलते हम लोग, सबसे पहला नंबर, पहला रूल्स, यानी कि ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1 बट ए नेवर 0। यानी ए के पावर 0 मतलब 0 को छोड़कर ए की जगह में आधार पर कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। 10 के पावर 0 इजकल टू 1, 100 के पावर 0 इजकल टू 1, 2/3 के पावर 0 इजकल टू 1, -1/2 के पावर 0 इक्वल 1, √2 के पावर होल पावर 0 इक्वल 1, बट 0 के पावर 0 नॉट डिफाइंड। हो गया। फिर दूसरा, ए के पावर m इंटू बी के पावर ए के पावर n, यानी कि दो घातांकीय रूप को, माने दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर इनटू के रूप में हो, दोनों का बेस सेम हो, तो पावर को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसी तरह से तीसरा, ए के पावर m भागा ए के पावर n, या ए के पावर m भागा ए के पावर n, तो ए के पावर m माइनस n। यानी कि दो नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, माने घातांकीय रूप में हो और भागा के रूप में हो, तो यानी पहले वाले घातांकीय रूप के पावर में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और एक बात ध्यान रखोगे कि m ग्रेटर देन n। समझ में आ रहा है, अगर m ग्रेटर देन n है तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा, और नहीं तो माइनस में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे के रूल्स के अनुसार काम करेंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। चौथा नियम, यदि a के पावर m गुणे b के पावर m। अब देखिए, पहले क्या था, आधार बराबर था, पावर अलग अलग थे, तो हम लोग क्या करते थे, बेस एगो सेम बेस देके पावर को जोड़ देते थे। परंतु दोनों का पावर सेम लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है, तो a को b से गुणा कर देंगे और उसका पावर क्या दे देंगे, m। सिमिलरली
पांचवा ए के पावर m भागा b के पावर m है, तो a बटा b का होल पावर क्या देंगे, m। छठवां नियम, यदि a के पावर m का होल पावर n या, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n या a के पावर n के होल पावर m। लेकिन कुछ बच्चा इसको बड़ा गलतफहमी में समझता है। इसको कभी भी ध्यान रखोगे, यहाँ a के पावर m के पावर n, a के पावर m के होल पावर n, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 के पावर 2 है, अब कोई आदमी कहे 2 के पावर 3 का होल पावर 2 है, इसका अर्थ हुआ 2 के पावर 9, इसको इस 3 का पावर है तो तितरी का 9, और इसका मतलब 2 तिहाई 6, तो ये कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ध्यान रखोगे कि ये पावर जो है कैसे लिखा हुआ है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात। अब अगला जो है 7वां, ए के पावर अगर -m लिखा हुआ है पावर में, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव कर देंगे, तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस ए के पावर m। 8वां, यदि कहीं नीचे की ओर है -m है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, अर्थात a के पावर m। इसका अर्थ क्या हुआ आपको यहाँ पर बताते, जिसे कोई 2/3 लिखा हुआ है होल पावर -5, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3/5 के होल पावर, सॉरी 3/2 के होल पावर 5। माने अंश को हर और हर को अंश बदल दीजिएगा, तो इस पावर का क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा। अब ये था पूरा घातांक का नियम। अब हम लोग चलते हैं आगे। घातांक का ही एक चचेरा मोमेरा फुफेरा भाई है जिसको बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं, करणी। तो सबसे पहला नंबर करणी अर्थात सियोड, यानी कि करणी क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे वर्गमूल ऐसे लिखा हुआ है ये n, तो इसको पढ़ते क्या है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ रहता है तो आप लोग कहते हैं वर्गमूल, अगर ऐसे रहता है तो बोलते हैं घनमूल। लेकिन बच्चा से पूछते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, अब उसको थोड़ा सा सरप्राइज होने लगता है, चिढ़ाने लगेगा, और दादा ये क्या है, नहीं नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक लाइन में क्लियर हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनवा मूल। क्या बोलते हैं, एनवा मूल, अर्थात एनेथ रूट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका अर्थ हुआ जिसे यहाँ पर 2 है तो इसको बोलते हैं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 है तो इसको बोलते हैं वर्गमूल। अब इसके अंदर एक जैसे 2 अंक का हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो इसका आंसर, अगर यहाँ पर 3 है तो एक जैसे अंक 3 को गुणा के रूप में ट्रिपलेट लगाएंगे, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर यहाँ 4 है यानी चतुर्थ मूल, तो यहाँ 2 या 2 जैसा और भी कोई नंबर्स कौग होना चाहिए, 4 गो होगा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, 2। अगर यहाँ 40 होगा तो सर यानी 40वां मूल होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे को एक बार 40 बार होगा, तब जाकर के इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स जानेंगे। तो पहला रूल्स क्या होगा कि जैसे कोई आदमी अगर हमारे पास a के पावर m/n दिया हुआ है, तो ये घातांक के रूप में है, इस घातांक को मुझे करनी के रूप में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर करनी मतलब इस तरह से रूट, और ये जो आधार है ये रूट के अंदर, और यहाँ पर देखिए इसके पावर में जो हर के रूप में है वही मूल बनता है, और ये जो अंश है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर m लिखेंगे।
अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चीज को। जैसे कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि सर 5 के पावर 3/2, चाहे ऐसे लिखते हैं 5, चाहे ऐसे 5 के पावर 7/2, 2 चाहे 3, तो क्या करेंगे हम लोग, करनी में बदलना है। तो 5 का 5 और यहाँ 3 है तो यह 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 7। उसके आगे हल करेंगे। या मुझे कोई अगर ऐसे दे दे सर 4 है, 3 के पावर यहाँ पर क्या है 8 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 के पावर ये कहाँ जाएगा 4/8 अर्थात 2, अर्थात 3 के पावर कितना 2 अर्थात कितना हो जाएगा 9। इस तरह से आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। अब लेकिन कोई यहाँ पर जिसे n है, a के पावर n, गौर कीजिएगा घात का माने किसी आधार का पावर माने कितना पावर कितना है n है, और करनी का रूट्स भी कितना है nth रूट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a के पावर ये क्या हो जाएगा a के पावर n/n अर्थात क्या हो जाएगा a। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे ये ध्यान रखोगे a लिखेंगे, यानी जैसे हम लोग यही कारण है यहाँ 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। जैसे 2 के पावर यहाँ 5 और यहाँ भी 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर कोई कहता है कि यहाँ 7, 3 के पावर 7, इसको पढ़ते क्या है 3 के पावर 7 का 7वां मूल, यानी कि 7th रूट ऑफ 3 टू द पावर 7, 7th रूट ऑफ 3 टू द पावर 7 इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा आगे की ओर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर m है, mth रूट ऑफ x इंटू mth रूट ऑफ y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mth रूट ऑफ x इंटू वाई। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि mth और mth रूट ऑफ y, तो हम लोग लिख सकते हैं mth रूट ऑफ x/y। हो गया। सिमिलरली अगर कोई आदमी हमसे पचवा कहे ऐसे कि सर ये x है यहाँ भी m है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर m इंटू n, तो x के पावर भी n होगा। मतलब इसके रूट में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना पावर भी लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जिसे मान लीजिए कि कोई अगर कहता है कि सर ये जैसे आप कहते हो कि 2 के पावर 2, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, चाह लीजिए ना यहाँ 5, अगर आप चाहते हैं कि सर इसको हम 10 में कन्वर्ट करें, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 में अगर 5 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 के पावर 5 में आपको कितना से गुणा करना होगा 5 से। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको लोगों को 10 25 और इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा 2 के पावर 5/2, और इसको भी हल करोगे तो 25/10 हुआ ना, तो यानी कि 2 के पावर 5 दूनी 50, 25 2 5 10, यानी 5 बट्टा क्या होगा 2 ही होगा। अब छठा नेक्स्ट, अगर कोई लिखता है ऐसे mth या ऐसे भी कह सकता है nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ x, तो इसको हम कह सकते हैं m n x।
हमारे समझ से यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। किसी को कोई दिक्कत? इस चीज को और भी दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, जिससे मान लीजिए कि m x के पावर n है, ठीक है। अगर इसमें अगर आप यहाँ पर m के साथ p को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही चीज़ x के पावर n है, इसमें भी कितना से मल्टीप्लाई, मतलब जितना पावर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमको करनी में भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, अब आप लोगों का लास्ट टॉपिक आज इस वीडियो का और इस अंतराल का बहुत ज़्यादा यूज है। अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अर्थात आपको एलसीएम और एचसीएफ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अंतराल के बारे में, तो आप लोग अंतराल का मतलब सेट होता है, और कैसा सेट होता है, एक रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्या का। जब हम लोग नेचुरल नंबर्स का लिखते हैं सेट तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन जब वास्तविक संख्या का हम लोग अंतराल लिखते हैं तो छोटा कोष्ठ बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं हम लोग। और वास्तविक संख्या के माने समूचे के आधार पर वास्तविक संख्या के 4 गो अंतराल होते हैं, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला, खुला बंद, अर्थात क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब माना कि ए तथा बी हमारे पास ए तथा बी दो वास्तविक संख्या है और ए छोटा है किससे, बी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी दो वास्तविक संख्या है और ए छोटा है किससे, बी से। तो बंद अंतराल हमारे पास कौगो अंतराल कौत कितने हैं, 4 गो। पहला बंद अंतराल, दूसरा खुला अंतराल और तीसरा बंद खुला और खुला बंद। तो आप ध्यान रखोगे कि बंद अंतराल का मतलब होता है बड़ा कोष्ठ। बंद अंतराल को कैसे सूचित करते हैं, और ये एक समूचे को सूचित करता है, और जो पहले छोटा होगा उसको पहले लिखते हैं, अब बड़े वाले को बाद में। और इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, यानी कि x such that x ऐसे लिख दो, ए ये है रोस्टर रूप में, और इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर x ग्रेटर देन इक्वल a एंड लेस देन इक्वल b। हो गया। और इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्योंकि दोनों रियल नंबर से। इसमें ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स वह सभी के सभी इंक्लूड होंगे। तो ए क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ ए से लेकर बी तक सभी वास्तविक संख्या। ये हो गया रोस्टर के फॉर्म में, ये हो गया सेट बिल्डर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने एक्स जो है ए से बी तक का कोई ना कोई रियल नंबर्स है, और ये रियल नंबर्स इसका एक सदस्य है, और कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक है। इसी चीज़ को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो सामने दिख रहा है। उसी तरह से खुला अंतराल, खुला अंतराल को छोटे कोष्ठ से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, किससे, छोटे कोष्ठ से। और हमेशा छोटा को पहले लिखते हैं, बड़ा को बाद में लिखते हैं। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। सर इसका मतलब क्या होता है कि यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, माने ये x जो है इस अंतराल का एक सदस्य है,
और कैसा सदस्य है, एक रियल नंबर से। और ये रियल नंबर सर कहाँ से कहाँ तक है, तो यानी x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। यानी कि सर ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ, माने खुला अंतराल ए बी का अर्थ हुआ कि ए और बी को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं इसके बीच में वे सभी चीज़ों को क्या करती है, माने इंडिकेट कर रही है, संतुष्ट कर रही है। माने ए से बड़ा और परंतु बी से छोटा है, ए और बी नहीं, ए और बी को छोड़कर बीच की सारी रियल नंबर्स। इसको नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर हम लोग, ये हो गया आपका। इसको हम लोग नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये हो गया खुला, ये भी क्या होगा खुला, ये इसमें शामिल नहीं है परंतु इसके अंदर का ये सभी मान इसमें शामिल है। यानी एक और बी को छोड़कर इसके बीच के सभी वास्तविक संख्याएं, हो गया। अब उसके बाद बंद खुला अंतराल, तो आप ही देखिए क्या लिखा है, बंद, बंद मतलब बड़ा कोष्ठ, बंद मतलब बड़ा कोष्ठ, खुला मतलब छोटा कोष्ठ, और हमेशा छोटा को पहले बड़ा को बाद में। और इस रूप में लिखने का मतलब हुआ रोस्टर फॉर्म में। इसको सेट बिल्डर में x सच दैट x, और ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। क्योंकि जब भी अंतराल लिखते हैं तो वह अंतराल किसी न किसी रियल नंबर्स के संग्रह को क्या करती है, सूचित करती है। और ये बतलाता है ब्रैकेट, तो यानी ए जहाँ भी बड़ा कोष्ठ रहेगा इसका मतलब ये इसमें शामिल है, और बी जब छोटा मैंने ओपन इंटरवल मतलब छोटा कोष्ठ रहेगा वह शामिल नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि यानी एक्स का वैल्यू जो है ए से बड़ा या उसके बराबर परंतु बी से क्या होगा, छोटा होगा। और सर इसको कैसे हम लोग नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां भी ये आपको दिखाई देगा क्लोज इंटरवल, तो यानी कि वे मुझ इसमें शामिल होगा। मान लीजिए कि ये हो गया ए क्लोज्ड और ये हो गया ओपन, और ए से माने ए को शामिल करते हुए आगे की ओर परंतु बी नहीं, बी से छोटा, हो गया। और लास्ट क्या दिखाई दे रहा है, खुला बंद अंतराल, तो खुला मतलब छोटा कोष्ठ, बंद मतलब बड़ा कोष्ठ, और हमेशा छोटा पहले बड़ा बाद में। क्योंकि अगर जैसे लिखोगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, बड़ा पहले छोटा बाद में, तो इस अंतराल का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इसका सदस्य है, और कैसा सदस्य है, जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। और ये रियल नंबर्स जो है माने एक्स जो है ए से बड़ा परंतु बी से छोटा या उसके बराबर होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको नंबर लाइंस पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो ये आपका एक नंबर लाइन हो गया, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब आप देखिए यानी कि ओपन इंटरवल, तो ये हो गया आपका ओपन मतलब हो गया, और ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल नहीं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सभी रियल नंबर्स, ए हो गया और ये बी हो गया, हो गया। इसी तरह से ये ओपन हो गया नहीं, हो गया। इस तरह से आप लोगों के रियल नंबर्स पर 4 इंटरवल होते हैं, जो इंटरवल जो है हमेशा एक समुच्चय को सूचित करती है,
और समूचे में एक निश्चित मात्रा तक, मान निश्चित संख्या से निश्चित संख्या के बीच या तक। तो यानी कि वास्तविक संख्या के समूचे के आधार पर, उप समूचे के आधार पर इस दुनिया में इंटरवल कितने प्रकार के? 4। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज्ड ओपन। ओपन मतलब शामिल नहीं होना, दोनों संख्या को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या है। क्लोज्ड का मतलब उसको दोनों को शामिल करते हुए उसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या है सबको। तो इस तरह से आप लोगों को इंटरवल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में उसमें बताएंगे। और लगातार आप लोग वीडियो देख करके उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, पूरी सिलेबस 12 क्लास का पढ़ना चाहता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग 2025-26 के सेशन के 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का फाउंडेशन बैच हम लेकर के आ रहे हैं, जिसका दाम कितना है? 999 रुपया है। और इसमें भी अगर वह लड़का जो है शिखर, ये बड़ा वाला अक्षर डाल के 01 अगर डालता है तो इस पर भी उसको 30% का लेस मिलेगा, जो एक कूपन के द्वारा प्राप्त होगा। तो यानी कि इसके 30%, इसका 30% लेस कर लीजिएगा। सोचिए कि कुछ दाम नहीं लग रहा है, यानी कि आप घूमते फिरते एगो गाड़ी का भाड़ा लग रहा है। तो और ये एक 10वां क्लास का, अगर आपके घर में कोई बच्चा अगर 10वां क्लास का विद्यार्थी हो तो उसके लिए हम लोग ये जो मार्च में बैच शुरू होगा, और 10वां क्लास के सारे सब्जेक्ट को हम लोग इसमें क्लास में ये फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें हम लोग माने पूरी व्याख्या के साथ, गुणवत्ता के साथ सारे सब्जेक्ट को, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स होंगे सभी सब्जेक्ट का, जिसमें पढ़ाया जाएगा, जो 1999 रुपये में। लेकिन इसमें भी 30% छूट है, लेकिन उसको ये आपको कैपिटल लेटर मंजिल 01 लिखिएगा, तो इसमें भी आपको एक कूपन मिलेगा, जिसके थ्रू आपको 30% का क्या होगा? छूट दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।